डिवीजन बचपन से करते आ रहे हैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये भी बचपन में किया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बेसिक आपके फॉर्मूलेज वगैरह हैं, तो ये क्या है? यही तो ये बेस है चैप्टर का। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इतना लंबा चौड़ा जो नाम दिया गया है वो कुछ और नहीं बल्कि एक सिंपल डिवीजन का जो रूल है ना आपका, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आपको वो रूल याद नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही बेस है और उसी को लेके हम इसको लेमा को समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आज ही कर लेंगे, यानी ये टॉपिक हमारा आज के आज ही खत्म हो जाएगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड कौन थे, लेमा क्या है, ये सब मैंने अपने जस्ट पहले वाले वीडियोज़ में ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहले तो आप बेसिक वाला वीडियो देखो जो मैंने पहले अपलोड किया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है वाइटल्स वाला वीडियो, बेसिक और वाइटल्स। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं सारे लिंक्स अटैच कर दूंगी। आप सबसे पहले बेसिक देखोगे, फिर वाइटल्स देखोगे और फिर इस वीडियो को देखने आना। लेकिन अगर आपने स्टार्ट कर दिया है देखना तो पूरा देख ही लो, क्योंकि समझ में आ जाएगा। फिर अगर बेसिक देखा और वापस से अगर इस वीडियो को देखा तो डबल कंफर्म हो जाओगे कि आपको ये टॉपिक कोई हिला नहीं सकता। तो क्या है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और क्या बोलता है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आपको सिर्फ एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैं लिख के दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका सिंपल डिवीजन। इसी को बचपन में आप इस फॉर्म में लिख के दिखाते थे। आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव भी कर चुके होंगे। वही चीज़ बस हम ये वाला जो प्रॉब्लम है इसके थ्रू समझ लेते हैं कि क्या है डिविडेंड, क्या है डिवाइज़र। क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक आप एग्ज़ाम में क्या करते हो, डिविडेंड और डिवाइज़र में कंफ्यूज हो जाते हो। सबसे पहले वही समझ लेते हैं। डिविडेंड जैसा नाम बड़ा है ना, डिविडेंड डिवाइजर से बड़ा है, तो नाम बड़ा है ना, तो वो बड़ा वाला नंबर भी होगा। बड़ा वाला नंबर हमेशा डिवीजन में अंदर आता है। दैट मीन्स ये जो बड़ा वाला नंबर है यही क्या है, डिविडेंड। चलो डिविडेंड पता चल गया। अब डिवाइजर कौन सा होगा? ऑब्वियसली बड़े वाले नंबर से छोटा वाला, क्योंकि क्वोशिएंट तो ये होता है और रिमाइंडर ये होता है। ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, तो बचा क्या, ये डिवाइजर। हमेशा डिवाइजर और डिविडेंड में ही कन्फ्यूजन्स आते हैं, इसलिए डिविडेंड और डिवाइजर का कंफर्म होना चाहिए। अब ये जो है इसी को यहाँ पे लगा के देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मिल जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आप ये कैसे बोल रहे हो, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर। ये जो लेमा है इसमें तो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, एक इक्वेशन यूज़ हुई है। वो इक्वेशन कुछ और नहीं बच्चों, यही है जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था, यानी क्लास 6 का ही एक छोटा सा पोर्शन, उसको तिल का ताड़ कर दिया गया है क्लास 10th में। तो ये बहुत इजी जाने वाला है। इसके बाद HCF LCM आएगा। अगर HCF LCM का नॉलेज नहीं है तो मेरा वो वीडियो ज़रूर देख लो, वाइटल्स वाला। वाइटल्स वाले वीडियो में मैंने पूरा HCF LCM को अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसमें से एक पॉइंट मैंने आपको बोला है नोट डाउन करके रखने के लिए, तो वो पॉइंट ज़रूर आपको नोट डाउन करके रखना है, वो काम आने वाला है HCF LCM में। तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की नॉर्मल डेफिनेशन जो आपके बुक्स में होगी। तो अभी ये जो लेमा की जो डेफिनेशन है, लेट A एंड B बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव मैं ऐसे लिखती हूँ शॉर्ट में, आप एग्जाम में बिल्कुल मत लिखना। तो लेट A एंड B बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर Q एंड R सच दैट A इक्वल्स टू BQ प्लस R। ठीक है, तो A और B को दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिया गया है, फिर आपको दिया गया है कि जिसकी वजह से Q और R हमें दो न्यू इंटीजर्स मिलते हैं सच दैट A इक्वल्स टू BQ प्लस R। तो हमें यहाँ पे ये जो पार्ट दिया हुआ है ना, ये कुछ और नहीं, आपका वही फॉर्मूला है जो अभी मैंने बताया, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड A हुआ, दैट मीन्स A कहाँ आएगा, अंदर, अंदर बड़ा वाला आता है। फिर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, तो डिवाइजर कहाँ आएगा, B आएगा यहाँ पे बाहर। और क्वोशिएंट और रिमाइंडर की प्लेस तो आपको पता है, या तो क्वोशिएंट यहाँ लिखते हैं या तो यहाँ लिखते हैं, और उसके बाद B इंटू क्यू जो भी होगा यहाँ पे आएगा वो रिमाइंडर। तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है आपको, और जो भी सब्ट्रैक्ट होगा
तो रिमाइंडर कहाँ आएगा, इधर। अब ये जो है आपने इसको सिंपल तरीका ढूंढ लिया है कि इसको दिमाग में कैसे रखना है। ये जो है ये है रेस्ट्रिक्शन। इसके लिए ही मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में लेस देन इक्वल टू और स्ट्रिक्टली लेस देन जो साइंस है वो एक्सप्लेन किया था। अब आपको लग रहा होगा कि वो साइंस का यूज़ क्या था, लेकिन ये है वो असली यूज़, लेस देन और इक्वल टू और स्ट्रिक्टली लेस देन का। अगर वीडियो नहीं देखा है वो पहले वाला, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि वो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वाइटल्स वाला वीडियो ज़रूर देख लो। अगर बेसिक छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए। बेसिक और वाइटल्स दोनों आप देख लो, उसमें मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, लेस देन और इक्वल टू और स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है। लेस देन और इक्वल टू मीन्स क्या होता है, लेस देन भी काउंट होता है और इक्वल टू भी काउंट होता है, दैट मीन्स इसे इंक्लूड किया जाता है। जब स्ट्रिक्टली लेस देन होता है तो इस वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया है डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर, यानी हमें यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। देखो कभी भी आप कोई भी डिवीजन करते हो, मान लेते हैं ये हमारा डिवीजन है, 4 है, 2 है, 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया आपका 0। एक तो आपका इस तरह का डिवीजन होता है, एक तो इस तरह का होता है, ठीक है। तो 2 10 ज़ा 20 बचा 1। तो एक तो आपका इस तरह का डिवीजन होता है या फिर एक तो इस तरह का डिवीजन होता है। तो या तो आपका रिमाइंडर 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। कभी भी माइनस में रिमाइंडर देखा है क्या, कभी नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या लिया गया है, 0 से बड़ा ही होगा या फिर 0 होगा। चलो इतनी बात तो समझ में आई। पर ये b क्या है, b यहाँ पे हमने लिया है डिवाइज़र को। तो रिमाइंडर और डिवाइज़र के बीच में एक रिलेशन है, देखो कैसे। ये क्या है, डिवाइज़र, और ये क्या है, रिमाइंडर। इन दोनों के बीच में क्या है रिलेशन, देखो r इज स्ट्रिक्टली लेस देन b, यानी डिवाइज़र से जो रिमाइंडर है वो छोटा ही होता है। दिमाग लगा के देखो, 2 2 ज़ा 4 आएगा, 4 में से 4 गया तो 0 आएगा। यहाँ पे कभी भी आपने ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद कभी ऐसा नोटिस किया है कि यहाँ पे जो नंबर आए वो इस नंबर से बड़ा हो। इवन 2 2 ज़ा 4 करते हैं, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन होता है यही आधी चीज़ें क्लियर कर देता है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो भी बचता है ना वो इससे तो कम ही होता है। अब यहाँ पे देखो 2 10 ज़ा 20, चलो 20 तो आया, 2 से बड़ा ही है ये वाला पार्ट। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन हो गया ना 21 से, तो बचा कुछ भी नहीं, 1 बचा। और इसके साथ कंपेयर करो तो यही चीज़ बोली गई है और कुछ नहीं। जो 0 से स्टार्ट होगी वैल्यू और कहाँ तक जाएगी, ये डिवाइज़र तक जाएगी, ठीक है। तो 0 से लेके वैल्यू यहाँ तक जाएगी रिमाइंडर की, लेकिन कभी भी इसके इक्वल भी नहीं होगी और इसको एक्सीड भी नहीं करेगी। यानी रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र की वैल्यू के कम ही रहेगा, यानी 2 से कम ही आएगा यहाँ पे रिमाइंडर। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना ये ऑब्ज़र्व की गई है, डिवीज़न करके ऑब्ज़र्व किया गया है और ये जो रूल्स हैं ये निकाले गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड अभी प्रॉब्लम्स करेंगे। लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन को अपने दिमाग में ध्यान से रखना, अगर नहीं समझ में आता है तो सिंपल याद रखो, रिमाइंडर 0 रहता है या फिर 0 से बड़ा रहता है, और डिवाइज़र के साथ एक ही रूल है कि रिमाइंडर छोटा ही आएगा। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना, इसका एक और यूज़ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मतलब ये क्या है, हमने जो डिवीज़न किए हैं ना उसी का ऑब्जर्वेशन समझ लो कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको रूल बना रहे हो। तो ये रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा a डिवाइडेड बाय b, दैट मीन्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, डिवीजन पूरा कट हो जा रहा है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0, ठीक है। यानी पूरा डिवाइड हो जा रहा है कोई चीज़, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 0। अगर मान लो वो डिवीजन पॉसिबल नहीं हुआ, दैट मीन्स मैंने 2 10 ज़ा 20 किया और बच गया रिमाइंडर 1 और इसके आगे कुछ हो भी नहीं सकता, दैट मीन्स कि वो रिमाइंडर क्या आएगा, वो 0 से बड़ा आएगा। या तो रिमाइंडर क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा, या रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये देखो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ, इक्वल्स टू 0 हुआ। तो कभी भी
कोई भी लेमा, कोई भी थ्योरम समझ रहे हो, अगर वो ऐसा फॉर्म में है खास करके, तो इसको आप अपने न्यूमेरिकल के फॉर्म में या फिर अपने नंबर्स डाल के उसको फॉर्म में समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ईजीली आपको क्लियर आउट हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम प्रॉब्लम्स की तरफ। यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको कैसे लिखने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, मैं वो आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको सारे जो क्वेश्चंस के स्टेटमेंट है ना, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको नोट डाउन करके एक जगह लिखने पड़ेंगे। तो पहला पेज आप छोड़ दोगे और उस पे ये जो स्टेटमेंट्स है ये सारे नोट डाउन करोगे 1 बाय 1 इन सीक्वेंस, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम किससे रिलेट करेंगे? ऑब्वियसली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही सॉल्व करेंगे? तो देख लेते हैं क्वेश्चन है कैसा। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q and that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1 where q is some integer। तो यहाँ पे क्या दिया है? odd integer और even integer, ठीक है। odd और even का integer का कंसेप्ट दिया है कि जो भी even integer रहेंगे वो किस तरह में रहेंगे, किस फॉर्म में रहेंगे? 2 into q। और odd integer जो रहेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे? 2 into q plus 1। पहला चीज़ आपको जो नोटिस करना है वो ये है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, इवन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर दिख गया आपको, चलो ठीक है। आगे भी देखते हैं, पॉजिटिव फिर दिखा और इंटीजर भी दिखा, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का है। अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अभी भी दिमाग में नहीं बैठा है तो फिर से वो वाला पार्ट रिवाइंड करो और देख लो। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जो स्टार्टिंग की लाइन है, लेट a एंड b बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यों पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्यों लिए गए हैं? डिवीजन में हमेशा हम पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्यों लेते हैं? क्योंकि यूक्लिड्स के लेमा में पॉजिटिव इंटीजर्स लेके ही बताया गया है। पर क्या नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते? क्योंकि हम डिवाइड तो कर सकते हैं -20/5, तो ये हो गया ना नेगेटिव इंटीजर। जी हाँ, हम ये यूज़ कर सकते हैं माइनस साइन, लेकिन उसके लिए जो रिमाइंडर वाला जो हमारा रेस्ट्रिक्शन है 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन b, b मीन्स डिवाइज़र, यानी जो नीचे का वाला डिवाइज़र होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है इसमें से हमें नेगेटिव हटा देना है। दैट मीन्स हमको उसको मॉड में ले आना है। अब मॉड में जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होके ही बाहर आएगी। दैट मीन्स अगर यहाँ पे -5 भी रहता तो ये b के साथ क्या हो जाता? -5, और ये बाहर आता 5। दैट मीन्स यहाँ पे 5 ही रहता, यानी r की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 5 से कम। दैट मीन्स रिमाइंडर जो है 5 से कम आना चाहिए। तो ये चाहे आप कर इसको लगा भी दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसको नहीं भी लगाओ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको बाहर रख के आप ऐसे भी डिवीजन कर सकते हो। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इजीली होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि माइनस चाहे आप यहाँ पे लगा भी दो तो ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, मॉड, बस और कुछ नहीं। तो माइनस यूज़ कर सकते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कन्फ्यूजन से ही आप लोगों को जितना प्रॉब्लम आता है। तो आप जो नॉर्मल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसी को दिमाग में रखो और उसको यूज़ करके इसको करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट भी वैसे ही करेंगे जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में किया गया है, लेट a एंड b बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जैसे कि हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं लेट a एंड b बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे करेंगे ये देखो, लेट फर्स्ट स्टेटमेंट वही रहेगा एंड लेट b इक्वल्स टू 2। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिया? इसका जो है इफेक्ट हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को लिखते ही समझ सकते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वो क्या था? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो रहेगा या तो 0 रहेगा या तो 0 से बड़ा रहेगा,
और जो भी रहेगा वो डिवाइज़र से तो छोटा ही रहेगा। तो ऐसे करके आपको इसे याद रखना है, या तो 0 रहेगा, या तो 0 से बड़ा रहेगा, या तो फिर डिवाइज़र से छोटा ही रहेगा। अब ये जो है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू क्या है 2, तो डाल देते हैं a = 2q + r, और r की वैल्यू जो होगी वो या तो 0 रहेगी, या तो 0 से बड़ी रहेगी, या फिर 2 से छोटी रहेगी। b की जगह मैंने 2 डाल दिया, b की जगह मैंने 2 डाल दिया। तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट बन गया। हमें डिराइव क्या करना है, हमें लाना है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो कैसे फॉर्म में होने चाहिए, 2q और 2q + 1, यानी हमें यहाँ पे 2q और 2q + 1 फॉर्म में लाना है। यहाँ पे देखो ध्यान से, r की वैल्यू क्या है, 0 ≤ r <2, दैट मीन्स r lies between 0 and 2, लेकिन ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, दैट मीन्स 2 को नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम क्या इसको, ये जो है हमें क्या इम्प्लाई कर रहा है कि 0 <r है या फिर 1 है। 2 नहीं ले सकते, 2 से जस्ट पीछे वाला लेंगे, तो वो कौन सा है, 1 है, वहाँ तक हम ले सकते हैं। स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, 2 को नहीं लेंगे। 2 के पहले क्या आता है, 1 आता है, तो या तो फिर r की वैल्यू 0 रहेगी या फिर 1 रहेगी। ठीक है, तो दिस शोज r = 0, और ऐसे लिख दो r = 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज अगर r की वैल्यू 0 हुई और r की वैल्यू 1 हुई, तो इनमें से r की वैल्यू अगर 0 हुई, मान लो यहाँ पे मैंने r की वैल्यू 0 डाल दी, ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन को नाम दे दो। तो अगर इक्वेशन 1 में therefore for r = 0, r अगर 0 आया तो क्या होगा, a = 2q + 0, दैट मीन्स a विल बी 2q। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, a विल बी 2q। ये देखो पहला आ चुका है, पॉजिटिव इवन इंटीजर को हमें किस फॉर्म में लाना था, 2q। r अगर 0 हुआ, रिमाइंडर अगर 0 हुआ, तो हमारा a = 2q आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है और साथ में b की वैल्यू 2 आ रही है। दैट मीन्स ये क्या हुआ, इवन, पॉजिटिव इवन इंटीजर का हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, एंड फॉर r = 1 वैल्यू क्या होगी, a की, अगर यहाँ पे 1 डाल दिया r की वैल्यू, तो a = 2q। तो यहाँ पे a = 2q + 1, देखो यहाँ पे 1 डाल दिया, तो a = 2q + 1। अब हमारे पास r = 0 और r = 1 था, दैट मीन्स दोनों वैल्यूज़ आ गई है। हेंस वी कैन से दैट कि every positive even integer is in the form of 2q and every positive odd integer is in the form of 2q + 1। जो यही स्टेटमेंट है, इसको आपने प्रूव कर लिया, तो hence we proved पॉजिटिव इवन इंटीजर से लेके यहाँ तक आप पूरा लिख दो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये आपको याद रखने हैं। सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा है कि नहीं, पहले ये आइडेंटिफाई करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर वाला शब्द दिख रहा है कि नहीं। देखो पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है, इज ऑफ द फॉर्म दिस। ठीक है, तो बोल रहे हैं शो दैट कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, या तो 3q होगा, या तो 3q + 1 होगा, या तो 3q + 2 फॉर्म में होगा। करके देख लो, कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है या तो ये 3 फॉर्म्स में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें इनको शो करना है कि इस फॉर्म में है। दैट मीन्स हमें क्या शो करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमें ये जो एनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में आते हैं ये हमें शो करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फर्स्ट स्टेटमेंट ही होता है लेट a एंड b बी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वही लिखेंगे हम, लेट, मैं यहाँ पे पॉजिटिव को +ve लिखती हूँ। आप अगर चाहो, वैसे मैं आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में पॉजिटिव फुल वर्ड,
ठीक है। तो लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम यहाँ पे b को क्या लेने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में 2q और 2q + 1 था तो उसके लिए b की वैल्यू 2 ली थी। यहाँ पे 3q + 1 और 3q + 2 है, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू क्या लेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ना, सिंपल उठाओ और लिख दो b में। तो ये है आपका शॉर्टकट, दिमाग में रखना कि 3 ही आपका b होगा। और यहाँ पे अगर 2q + 1 ऐसा कुछ रहा तो जो q के साथ वाला जो नंबर रहता है उसी को हम b लेते हैं। तो यहाँ पे लेट b = 3। So by Euclid's division lemma आप यहाँ पे क्या लिखोगे, a = bq + r, और r की कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, 0 < r, स्ट्रिक्टली b। ठीक है, b की वैल्यू 3 ली है, तो यहाँ पे a = 3q + r, 0 < r, 3। बहुत इजीली हो रहा है, जैसा लास्ट वाला किया है वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 3q + r है और r की वैल्यू जो क्या है, 0 से स्टार्ट होके 3 से 1 कम, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिक्टली तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 < r, स्ट्रिक्टली <3। दिस इम्प्लाइज कि 0 r की जो वैल्यू है वो 0 < और < 2 तक ही होगी। 3 वाली हम कंसीडर नहीं करते हैं, उससे जस्ट पहले वाली। अगर ये सिंबल लेके कोई भी प्रॉब्लम है, इससे पहले वाला वीडियो देख लो, वाइटल्स ऑफ रियल नंबर्स, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये जो है 0 < r, < 2, दैट मीन्स r की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, और या तो 2 होगी। तो देयरफॉर r = 0 और 1 और r = 2, यानी r के हमारे पास 3 वैल्यूज़ आएगी। तो फॉर r = 0, अगर हमने r की वैल्यू 0 डाल दी तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर r की वैल्यू 0 डाल दी तो a = 3q, a = 3q। फॉर r = 1 क्या होगा, r की वैल्यू 1 आ गई, a = 3q + 1। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज a = 3q + 1। यहाँ पे आप एग्ज़ाम में इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन आप स्मॉल में लिख सकते हो, eq⁴n, ठीक है। अब ये हो गया r = 1 के लिए, और सिमिलरली फॉर r = 2, a = 3q + 2। हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गई। हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो आप हेंस करोगे और ये पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर दोगे, शो दैट हटा दोगे। तो ये रहा आपका, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, इससे पहले वाला भी इजी था, ये दोनों सेम टू सेम है। मुझे लगता है ये आपको आ जाएगा, एग्जाम के लिए एक बार प्रैक्टिस कर लो और फाइनल हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब हम ये थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, और इस थर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1, 4q + 3 एंड वेयर q इज सम इंटीजर। यानी हमें कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे देखो एक वर्ड बीच में आ गया है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर से तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम जब a को लेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a और b को हम लेते हैं, तो यहाँ पे हम a को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब हमने ये क्यों किया है, इसका रिजल्ट आगे जाके पता चलने वाला है, इसका रिजल्ट यहाँ पे नहीं पता चलेगा। तो ये रहा यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसमें मैंने क्या किया है, b = 4 लिया है। क्यों लिया है b = 4, जस्ट यहाँ पे देखो q के साथ क्या लगा हुआ है, 4, यहाँ पे q के साथ क्या लगा हुआ है, 4, तो मैंने यहाँ पे b = 4 ले लिया है, ठीक है। अब b = 4 लेते ही मेरा ये 4q + r वाले फॉर्म में आ गया, देखो 4q + r वाले फॉर्म में आ गया है। अब r की जो वैल्यू है सेम वैसे ही r का जो रेस्ट्रिक्शन है सेम वैसा ही रहेगा, बस b की जगह आपका 4 आ जाएगा। देखो अब ये रेस्ट्रिक्शन को ही उठाएंगे, आगे लेके जाएंगे, 0 < r, स्ट्रिक्टली <4। अब स्ट्रिक्टली <4 है, यानी 4 से जस्ट एक कम, तो 3 तक गए। उसके बाद r की वैल्यू 0 1 2 3 यहाँ तक हो गई। अब 0 1 2 3 के लिए
a की वैल्यूज़ क्या क्या आएगी, देखो r अगर 0 रहा तो 4q, 1 रहा तो 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3, देखो 4q 1 2 3। अब इधर तक तो आपको पूरा आता था, बिल्कुल सेम टू सेम है, पर आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, जो ऑड इंटीजर है वो किस किस फॉर्म में है, 4q + 1 और 4q + 3। आपका 4q + 1 भी आ चुका है और 4q + 3 भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें एक्स्ट्रा दिख रही है ना, a = 4q और a = 4q + 2। ये जो है ये दोनों ऑड दिख रहे हैं क्या आपको? 4 × समथिंग ऑड हो सकता है? नहीं, इवन है। और यहाँ पे 4 × समथिंग +2 करके देख लो, 4 का मल्टीपल +2 कर दो, वो इवन ही आने वाला है। दैट मीन्स ये दोनों तो इवन है, तो इवन आ गए और हमारे यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, सिर्फ ऑड वाली चीज़ें रिक्वायर्ड है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही ये कंडीशन डाल दी कि ए जो रहेगा वो स्ट्रिक्टली क्या रहने वाला है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमें चाहिए ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना, तो मैंने ए को ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही बना दिया। अब मेरे यहाँ पे जो ए रहेंगे वो ऑड वाले ही रहेंगे, इसलिए मेरा आंसर आ गया, a = 4q + 1 और 4q + 3, क्योंकि a क्या है, वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ये तो इवन है और ये भी इवन है, तो इनको रिमूव कर देंगे, तो ये दोनों रिमूव हो गए। एग्ज़ाम में से कट मत करना, एग्ज़ाम में ये प्रॉपर रीज़न देना। और ये तो यहाँ पे इसलिए ही स्टार्टिंग में आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखना था। अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं लिखा तो बाद में आप ऐसे लगाओगे और डिक्लेयर कर दोगे कि a जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि अगर a ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं डिक्लेयर करते हो तो लास्ट में ये इवन वाली वैल्यूज़ भी आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्रूफ बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। जब आपको ऐसे स्टेटमेंट्स दिखने लगे तो इनको हाईलाइट करना स्टार्ट कर दे पेंसिल से या पेन से। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। ठीक है, यानी हमें कुछ शो करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो क्या है, उस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उसके बाद वी नो दैट, जो ये दिख रहा है ना एनी पॉजिटिव इंटीजर, रिवाइंड करो वीडियो को और पीछे जाओ, रिवाइंड करके वीडियो को क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको मैंने अभी डिस्कस करवाया है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q + 1 3q + 2। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखते वक्त ही बोल दिया था कि ये जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स हैं इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन्हीं को यूज़ करना है फर्दर आगे के क्वेश्चंस में। और भी अगर आपको फर्दर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिया है, इवन इंटीजर दिया है, क्या दिया है, कैसे दिया है, तो आपको वो जो मेन 3-4 स्टेटमेंट्स हैं ना स्टार्टिंग के, वो दिमाग में रखने हैं कि किस फॉर्म में होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे रहते हैं, 3q + 1 और 3q + 2। अगर अभी भी आपको डाउट जा रहा है तो रिवाइंड करके क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से देख लो, फिर इसको देखने आओ, तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट है हमारे पास कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, इस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, पर हमें स्क्वायर, उसको जब इनका स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में आने चाहिए, 3m और 3m + 1। बस यही बोला गया है कि प्रूव करो। जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना तो वो कौन से हैं, ये हैं, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये दोनों आना चाहिए। बस यही समझना है, और ये अगर समझ में आ गया ना तो उसके बाद आप इजीली मूव ऑन करोगे। कैसे करोगे, ये देखो, ये जो 3 चीज़ें हैं इनका स्क्वायर करना है। ऑब्वियसली मैंने एक वो लिया है, पॉजिटिव इंटीजर लिया है, तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने 3 केसेस लिए हैं। 3 केसेस क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 तरह के फॉर्म्स दिख रहे हैं, तो हम उन 3 फॉर्म्स के लिए डिफरेंट केसेस लेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, पहले केस में क्या हो रहा है, हम a को 3q लेते हैं। अब यहाँ पे केसेस अलग अलग क्यों लिए गए हैं,
क्योंकि जो भी फॉर्म रहेगा, जो भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, वो किस फॉर्म में रहेगा, या तो इस फॉर्म में रहेगा, या तो इस फॉर्म में, और या तो और जो दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने सिंपल कॉमा लगा दिया तो वो कॉमा गलत हो जाएगा। ये और जो है ना, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप अपने नोट्स में भी हाईलाइट कर लो। ये और को हाईलाइट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्टार करके, यहाँ पे भले ही आप एक छोटा सा पॉइंट लिख लो कि और इज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके दिमाग में मेरा ये जो बोला हुआ लाइन है ना, ये तभी आ जाएगा, एग्जाम के टाइम पे भी आ जाएगा। अब केस 1 है a इक्वल्स टू 3q, यानी पहले अगर 3q रहा और उसका स्क्वायर लिया तो वो इन दोनों फॉर्म में आता है कि नहीं, चेक करते हैं, ठीक है। तो ये रहा और इसका स्क्वायर लिया, तो a अगर 3q है तो a का स्क्वायर क्या होगा, 3q का स्क्वायर, ठीक है। अब a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और q स्क्वायर, ठीक है। हमें लाना किस फॉर्म में, या तो इसमें या तो इसमें। इस फॉर्म में तो आएगा नहीं क्योंकि +1 कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, प्लस का साइन ही नहीं है इसमें, तो इस फॉर्म में हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखो थोड़ी चालाकी करनी है यहाँ पे, एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो मैंने 3 ले आई, अंदर क्या बचेगा, q स्क्वायर को वैसे का वैसे ही रख दिया, ठीक है। अब मैं इस वाले जो टर्म को डिक्लेयर कर देती हूँ कि ये m है, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m हो गया, हमारा 3m आ गया। लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, सिंस लगाओगे उसके बाद लिखोगे m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। इतना इजी था, यानी आपको जुगाड़ लगा के, जुगाड़ वर्ड याद रखो, जुगाड़ लगा के 3m लाना है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। यहाँ पे +1 तो दिख रहा है, हमें लाना क्या है, 3m इंटू +1, यानी +1 जो है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, बाकी बचा ये पार्ट। तो इसमें से हमको क्या निकालना है, 3m। कैसे निकालेंगे, इसमें से 3m कैसे निकालेंगे, 3 कॉमन लेंगे, सिर्फ इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, 3q स्क्वायर, यहाँ पे 2q प्लस 1। अब जो ये वाला टर्म है ना, इसको हम डिक्लेयर कर देंगे, घोषित कर देंगे कि ये क्या है, m है, m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। और जैसे ही हमने ये घोषित कर दिया तो यहाँ पे स्टेप क्या आ जाएगी, 3m प्लस 1। लेकिन ये एरो लगा के लिख सकते हैं क्या एग्ज़ाम में, नहीं, तो ये एरो नहीं आएगा, यहाँ पे सिंस आएगा। थ्री एम प्लस 1। अब नेक्स्ट होगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 के लिए, ठीक है। तो 3q प्लस 2 के लिए यहीं पे मैं कर देती हूँ, आप अलग से करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, पॉज करो वीडियो को, यहीं पे नोट डाउन कर लो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहीं पे मैं एडजस्ट कर देती हूँ। पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 9q स्क्वायर 12q 4। अभी देखो ये आ गया, ऑब्वियसली जब प्लस का साइन है तो इस फॉर्म में तो आएगा नहीं, वो 3 इंटू एम, प्लस का साइन है, इसका मतलब हम उसको +1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो इसको +1, इसको +1 में नहीं तोड़ सकते, इसको तोड़ सकते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे, मैं 4 को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 3 + 1,
तो मैं वैसे ही करूँगी 9q² + 12q + 3 + 1। अब +1 आ गया है मेरे पास। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, सेपरेट आउट कर दिया है। तो इसको सेपरेट आउट कर दिया, बचा क्या, ये वाला पार्ट। अब मेरे को यहाँ पे चेक करना है इस वाले पार्ट में 3m बनता है कि नहीं, क्योंकि 3m + 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3m बनता है कि नहीं, बहुत ईजी है, इसको एक ब्रैकेट में डाल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि प्लस बाहर है। अब 3 निकाल लो बाहर, अंदर क्या बचेगा, 3 अंदर q², फिर यहाँ पे 4q, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे +1। एग्ज़ाम में ऐसे मत करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3m + 1, यानी हमें इस वाले ब्रैकेट को क्या घोषित करना पड़ेगा, m। तो मैंने इसको घोषित कर दिया यहाँ पे m। दैट मीन्स वी गॉट आंसर 3m + 1 हो गया। अब यहाँ पे आप बस सिंस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, सिंस का साइन लगाओ, ब्रैकेट क्लोज करो। तो ये इतना इजी था। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस देख के टेंशन आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको सिंपल केसेस में डिवाइड करना है। पहले तो इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर टर्म, जैसे एनी पॉजिटिव इंटीजर गिवन है। एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होते हैं हमें पता है, हमने ये चीज़ एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ चीज़ें ये लर्न करनी पड़ सकती है मैथमेटिक्स में। अगर आप बहुत बार सॉल्व करोगे तो वो खुद ही लर्न हो जाती है। इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैथ्स में खास करके, क्योंकि ये जो 3q + 1 3q + 2 ये आपके दिमाग में बैठेगा कैसे, अगर 2-3 बार सॉल्व कर लोगे तो ईजिली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन तो बहुत छोटा दिख रहा होगा पर ये है थोड़ा बड़ा। तो बड़ा क्वेश्चन है इसलिए डरना नहीं है, इसमें होने क्या वाला है वो देखते हैं। प्रूव दैट 1 of every 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो मैं जैसे कि आपको हर क्वेश्चन में बोलती हूँ, वो जो हाईलाइट करने वाली लाइन है उसको आप हाईलाइट कर लो कि इसमें से कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिसके लिए हमें पुराने कुछ यूज़ करना पड़े। तो देखो, एनी प्रूव दैट 1 of every 3 consecutive, ठीक है 3 consecutive नया है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नया नहीं है, ये पुराना है। ये कौन सा पुराना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने जो आपको बताया है उसी का है। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए हैं, तो हम ले लेते हैं कि लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी n+1 and n+2। बहुत ईजी है, बहुत ईजीली हम बता सकते हैं कि ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है ये किस फॉर्म में है, n है, n+1 और n+2। कोई भी नंबर लो, आप उसमें 1 ऐड करो फिर 2 ऐड करो। ठीक है, तो 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक 3 नंबर, जैसे 2, 3 और 4। यहाँ पे 2 लिया, 2 + 1 3 होगा और 2 + 2 4 होगा। तो ऐसे कहे जाते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब हमें प्रूव करना है कि 1 of every 3 consecutive numbers, consecutive positive integers is divisible by 3, यानी इन तीनों में से कोई ना कोई एक हमेशा डिविजिबल बाय 3 होगा। पर पॉजिटिव इंटीजर्स बीच में आया है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स का स्टेटमेंट है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, एनी पॉजिटिव 2। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 इनको लेंगे, 3 केसेस में लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये जो केसेस हैं, केसेस के अंदर भी 3-3 केस बनेंगे और वो 3 केसेस में से ट्रायल एंड एरर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हमें 3 केसेस लेने हैं। तो सबसे पहले लेते हैं केस 1। अब ये जो केस 1 है, इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे n की वैल्यू 3q। ठीक है, लेट n = 3q। अब मुझे प्रूव करना है कि n
n+1 और n+2 इन तीनों के लिए जो 3q वाली जो वैल्यू है, n की वैल्यू 3q, ये स्टैंड करती है। तो देख लेते हैं, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। फॉर, जहाँ पे मैं फॉर लिखूंगी वहाँ पे एक नया छोटा सा केस बनेगा, केस के अंदर केस चल रहा है, ठीक है। तो n = 3q, n = फॉर n = 3q। अब यहाँ पे क्या होगा, n = 3q इज डिविजिबल, क्योंकि दिख ही रहा है 3 मल्टीपल है, यानी इसमें अगर मैंने 3/3 लगाया तो डिविजिबल होगा। तो देयरफॉर, तो यहाँ पे फॉर लिखा है ना, तो फॉर n = 3q इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो 1 से तो डिविजिबल हो गया है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मैं यहाँ पे n = 3q ले रही हूँ, इसके बाद लेना होगा n = 3q नहीं, n+1 लेना होगा, फिर n+2 लेना होगा, ठीक है। तो पहले मैंने n ले लिया, ये वाला मेरा फर्स्ट वाला कंडीशन मैंने यूज़ कर लिया, और उसमें ही मेरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रूव दैट 1 ऑफ एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी पहला वाला मेरा हो गया है प्रूव डिविजिबल बाय 3। अब बाकी दो होंगे क्या, जब यहाँ पे बोल ही दिया है प्रूव दैट 1 ऑफ एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कोई एक जो रहेगा 3 में से वो डिविजिबल रहेगा। एक हो गया डिविजिबल। अब बाकी दो देखते हैं कि डिविजिबल होते हैं कि नहीं, वैसे में नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हेयर लगा देते हैं, हेयर इट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब फॉर n+1 = 3q+1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर आप अपॉन 3 भी करोगे तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 3/3 कट हो जाएगा, लेकिन q + 1/3, यानी वो चीज़ हो नहीं रही प्रॉपर डिविजिबल। प्रॉपर डिविजिबल कब होगी, जब ऐसा 3q रहेगा, अपॉन 3 रहेगा, ऐसा कट हो गया, ख़त्म, ठीक है। तो वो प्रॉपर डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे हम कुछ निकाल पा रहे हैं कि ऐसा कॉमन निकाल के कुछ करके, नहीं, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो यहाँ पे इम्प्लाइज लिखो हेयर बाय 3, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब एक और फॉर लेते हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पूरे होने चाहिए, ये फॉर n, ये वाला n+1, और अब n+2 के लिए। तो n+2 के लिए क्या होगा, ये बॉक्सेस एग्जाम में मत बनाना, आपको इजीली समझाने के लिए ये बनाए हैं मैंने। 3q, n की वैल्यू 3q तो है ही है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही हमने कंसीडर कर लिया है। अब उसमें 2 ऐड हो जाएगा, करके देखते हैं इसमें कुछ तोड़ जोड़ के कुछ होता है कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पे 3q + 1 भी किया तो भी इसमें से 3 कॉमन नहीं निकाल पाऊंगी, जिसकी वजह से 3 तो कहीं से कैंसिल होने नहीं वाला है, और ऐसा कुछ टर्म अलग से बच भी नहीं रहा है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे लिख दूंगी हेयर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, ये वाला स्टेटमेंट ही यहाँ पे वापस आ जाएगा। अगर मान लो इधर पे आपने ये 3q + 1 भी लिया है, तो यहाँ पे हम कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं कॉमन। ये चीज़ अगर आप नेक्स्ट वाले अभी केस लेंगे ना, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। अगर पहला केस डाउटफुल जा भी रहा है तो अभी नेक्स्ट केस एक और लेते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होगा, हमने सबसे पहले n = 3q लिया है, ठीक है। अब n की वैल्यू 3q तो ले ली है, बाकी इनका क्या होगा, तो n की वैल्यू अब 3q + 1 लेते हैं, तो यहाँ पे 3q + 1 लेंगे, ठीक है। तो अभी ये हमने क्या लिया है, केस 2 लिया है, केस 2 में 3q + 1 किया है, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3q + 1। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा दिख रहा है, और अगर हमने अपॉन 3 किया भी इसको तो ये कुछ कैंसिल वैंसिल होगा नहीं। जैसे कि 3q में हमारा हो रहा था ना, अपॉन 3 कर रहे थे तो 3/3 कैंसिल हो जा रहा था, यहाँ पे कहाँ हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3। अब ये जो स्टेटमेंट है ये नेक्स्ट वाले में आता है कि नहीं चेक करते हैं। तो n की वैल्यू है 3q + 1, ठीक है, +1। अब एग्ज़ाम में ये मिस्टेक मत करना, n की वैल्यू को यहाँ पे ब्रैकेट में लेना, प्लस लगाना, फिर 1 लगाना, ठीक है। अब 3q + 2 कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ +2 है, यहाँ 3 है, नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो नॉट
डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, यही वाला स्टेटमेंट इधर पे भी आ जाएगा। इसमें चेक करते हैं, n की वैल्यू 3q प्लस 1 प्लस 2। अब मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा परफेक्टली वर्ड बाय वर्ड तो लिखा के नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप यहाँ से कॉपी तो कर ही लोगे, ये थोड़ा बहुत, इतना तो क्लास 10th में आ गए हो, इतना तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो n प्लस 2, ये है n और ये है 2। ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं, पहले 2 में कैंसिल हो गया है, हो नहीं रहा है 3 से डिविजिबल, और यहाँ पे बोला गया है प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, वन ऑफ एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3। मैंने कॉन्जिक्यूटिव 3 पॉजिटिव इंटीजर लिए, पॉजिटिव इंटीजर ये रहे ना, साथ में चल रहे हैं, ये देखो पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिए, उनमें से एक ना एक तो आएगा ही हमारा डिविजिबल बाय 3, ये वाला होना चाहिए। ठीक है, तो 3q प्लस 3। अब यहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, 3q और 3 में से मैंने 3 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा q प्लस 1। अब इसको डिवाइड करो 3 से, अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये अपॉन 3 ऐसे आएगा और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको ये स्टेप ऐसे नहीं लिखनी है, आपको सीधे लिख देना है हेंस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, हेंस इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड ख़त्म, बस वही लिखना है, हेंस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये डिविजिबल है 3 से। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप ये पूरा ऐसे लिखोगे, हेयर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, हेयर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, हेयर इट इज़ डिविजिबल बाय 3, बस। और उसके बाद हम मूव करते हैं, थर्ड वाला जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कौन सा है हमारा, n इक्वल्स टू 3q प्लस 1 है ना। अब नेक्स्ट वाला कौन सा नंबर होगा, ये वाला लेंगे, इस केस को लेके सॉल्व करेंगे। क्या करने वाले हैं यहाँ पे, 3q प्लस 2। ठीक है, अब n की वैल्यू सबसे पहले क्या लेंगे, n की वैल्यू जो है वही आएगी यहाँ पे 3q प्लस 2, पर यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जा रहा है। अब इसको 3 से डिवाइड भी करो तो भी यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं होने वाला और रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, ये एग्जाम बिल्कुल ऐसे मत लिखना, स्टेटमेंट लिखना हेयर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, एक में मैं लिख दूंगी, जो डिविजिबल होगा इसमें उसमें लिख के दूंगी। अब 3q प्लस 2 प्लस 1 क्या होगा, ये 3q प्लस 3। अब यहाँ पे 3 कॉमन आ गया है, अब इसको डिवाइड करो, इसको अपॉन करो, जा रहा है ये तो डिविजिबल है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, here it is divisible by 3, ये स्टेटमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ऑब्वियसली 2 में हो गया है, 1 में नहीं होगा। 3q प्लस 4 नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये हो गए आपके एक एक केस में 3 छोटे केस, बस आपको इसे लिखना है। अगर आपने इतना भी लिख दिया, जितना मैंने आपको बताया बस उतना ही लिख दिया, आपको इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको एकदम इसमें टेंशन नहीं लेना है कि ये बहुत बड़ा है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये रहा आपका होमवर्क, शो दैट 1 and only 1 out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3। यानी यहाँ पे हमने क्या लिया था, n plus 1 और n plus 2, यानी 3 consecutive numbers लिए थे हमने, 3 consecutive numbers लिए थे हमने। और यहाँ पे क्या है, 1 out of n plus 2 and n plus 4, यानी इन तीनों में से कोई एक। तो ये जो है डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए। सेम ही है क्वेश्चन, बस यहाँ पे n ही पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आपको यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या लिए थे, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, सेम टू सेम यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये सेम टू सेम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको ये 3 लिखने हैं और बाकी पूरा सेम केसेस लगा के एक एक
केस के अंदर 3 छोटे छोटे केस, फॉर n इक्वल्स टू दिस, फॉर n इक्वल्स टू दिस, तो आपको वो तीनों केसेस 3 केसेस के लिए छोटे छोटे 3 केसेस में चेक करना है। ट्रायल एंड एरर वाला मेथड है कि इससे हुआ कि नहीं, इससे हुआ कि नहीं, इससे हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये आप करो। और मेरे को टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, मैथमेटिक्स अनलीस्ड का टेलीग्राम में चैनल बना रखा है मैंने, और साथ में ग्रुप भी है। वहाँ ग्रुप पे मुझे पिक पोस्ट कर दो, मैं आपके आंसर्स चेक करूंगी और जो सबसे पहले आंसर करेगा वो अप्रिसिएशन मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हमने आज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे, और धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हर एक टॉपिक में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जब भी करेंगे एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, जैसे भी करेंगे वो एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, साथ में क्वेश्चंस करेंगे, सब करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक लाइक और कमेंट कर दो कि आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। साथ में टेलीग्राम चैनल भी है मेरा मैथमेटिक्स अनलीस्ड का, वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब करो। वहाँ पे मेरा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में जाके ज्वाइन करो, और जो भी डाउट्स है, जो भी आप इसको सॉल्व कर रहे हो होमवर्क्स को, वहाँ अपलोड करो। कोई भी डाउट रहेगा तो आपके ही फ्रेंड्स उन पे आंसर करेंगे। साथ में इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो वहाँ पे जाओ, मैथमेटिक्स अनलीस्ड का जो पेज है उसको फॉलो कर लो। और साथ ही में मेरा फेसबुक का भी एक पेज बना हुआ है मैथमेटिक्स अनलीस्ड, तो वहाँ पे जाके फॉलो करो। अब ये जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें से इंस्टाग्राम जो है उस पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो उसमें मैं डिफरेंट पोस्ट अपडेट करती रहती हूँ, और जो बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वहाँ पे मैं अपलोड करती रहती हूँ रेगुलरली। जो चैप्टर्स हैं, फुल टॉपिक है, पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पे कवर किए जाते हैं। और इंस्टाग्राम पे मैं जो बेसिक छोटे वीडियोस हैं और छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो डिस्कस करती हूँ, और वहाँ पे कुछ क्विज क्वेश्चंस ये सब चलता रहता है, तो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरा पेज भी फॉलो करो, और यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो।